नमस्कार बच्चों। आज मैं आपके समक्ष पाठ 4 कक्षा 10 की कविता फसल लेकर उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, यह कविता नागार्जुन कवि के द्वारा रचित है और कवि का परिचय पहले भी मैंने दिया था कि यह छायावाद उत्तर युग के कवि हैं और इनका जन्म बिहार के दरभंगा जिले में हुआ था। इनकी कुछ रचनाएं हैं। मुख्य रचनाएं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा इत्यादि। इनकी एक कविता हम लोग पढ़ चुके हैं, यह दंतुरित मुस्कान। उसी का ये दूसरा भाग है, फसल। बच्चों, फसल क्या होती है हम सब जानते हैं और फसल को उगाने में शारीरिक श्रम लगता है मनुष्य का, किसान का, और इसके साथ साथ प्रकृति की भी कुछ चीज़ें जिस पर हमारी फसल निर्भर करती है, जैसे धूप, हवा, पानी, मिट्टी, इन सब चीज़ों पर भी फसल निर्भर करती है। तो कवि ने यहाँ बताया है कि फसल एक ऐसा सृजन है जिसमें मनुष्य और प्रकृति दोनों का सहयोग आवश्यक है। फसल उगाने में अनेक नदियों के जल, अनेक खेतों की मिट्टी की उर्वरा शक्ति और अनेक लोगों के परिश्रम का मिश्रित योगदान रहता है। तो इस कविता का जो सार है मैं आपके सामने रखूंगी। कवि नागार्जुन इस कविता में बताते हैं कि प्रकृति और मनुष्य के श्रम का प्रतिफल होता है फसल। फसल प्रकृति यानी प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हवा, पानी, मिट्टी, धूप, इन सब चीज़ों को हमने प्रकृति कहा है। और मनुष्य के श्रम अर्थात किसान जो उस पर मेहनत करता है, शारीरिक श्रम करता है, उसका प्रतिफल होता है फसल। तो कवि का ये मानना है कि फसल कोई एक या दो नदियों के जल से नहीं, अपितु अनेकों अनेक नदियों के जल से उत्पन्न होती है। इसलिए फसल को उगाने में जल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नदियों का जल जो होता है फसल के लिए जादू का काम करता है। अर्थात जब हम फसल की सिंचाई करते हैं तो अलग अलग नदियों के जल की अलग अलग गुण होते हैं जो उस फसल के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। फसल के फलने फूलने में एक दो लोगों का नहीं, अपितु लाखों करोड़ों लोगों के हाथों का स्पर्श होता है जो इसे गरिमा प्रदान करता है। अर्थात जो फसल होती है वो करोड़ों श्रमिकों के श्रम का परिणाम होती है। फसल को उगाने में धरती की मिट्टी का गुणधर्म भी अपना योगदान देता है। हर फसल के लिए अलग अलग मिट्टी की ज़रूरत होती है, क्योंकि अलग अलग मिट्टी में ही अलग अलग फसलों को उगाने के गुण होते हैं। ठीक है, काली मिट्टी, भूरी मिट्टी, लाल मिट्टी, अलग अलग मिट्टियों के प्रकार आपने पढ़े होंगे दूसरे विषयों में। और आपने ये पढ़ा होगा कि हर प्रकार की मिट्टी हर प्रकार की फसल के लिए उपयोगी नहीं होती है। हर मिट्टी की अपनी विशेषता होती है जो किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी होती है। तो फसल को उगाने में मिट्टी का गुण धर्म का भी अपना योगदान होता है। एक नहीं बल्कि हजारों खेतों की मिट्टी में फसल फलती फूलती है। अर्थात फसल को उगाने में अनेक किसान मिट्टी का उपजाऊ गुण और नदियों का जल अपना अपना सहयोग देता है। तो कवि ने यहाँ पर 3 चीज़ें बताई हैं। एक तो खेतों की मिट्टी फसल को उगाने में सहायक है। दूसरा, फसल को उगाने में उस मिट्टी का गुण धर्म अर्थात उसकी विशेषताएं, उसकी क्वालिटीज़, जो गुण होते हैं हर मिट्टी के, उस फसल को उगाने में सहयोग करते हैं। तीसरा, नदियों का जल जिससे हम
उस फसल की सिंचाई करते हैं वह उस फसल को उगाने में सहयोग देते हैं। अब कवि प्रश्न करता है यहाँ पर हमसे कि फसल क्या है। फिर वह स्वयं ही अपने इस प्रश्न का उत्तर देता है और कहता है कि फसल तो नदियों के जल का जादू है। अर्थात मनुष्य नदियों के अनेक प्रकार की नदियों के जल के परिणाम स्वरूप अच्छी फसलें होती हैं। इसलिए कवि ने फसल को नदियों के जल का जादू कहा है और मनुष्य के स्पर्श की महिमा अर्थात उसकी मेहनत का फल है और किसानों के शारीरिक श्रम के परिणाम स्वरूप एक अच्छी फसल हमारे सामने तैयार होती है। और मनुष्य के स्पर्श की महिमा, इसे कवि ने स्पर्श की महिमा कहा है, मेहनत का फल कहा है फसल को। फसल के रूप में मनुष्य के श्रम की गरिमा और महानता की भी प्रशंसा की है। फसल मटमैली, काली, चंदन जैसे सुगंधित मिट्टी के गुणों का भी परिणाम है, क्योंकि इसी मिट्टी के गुण धरती को उपजाऊ बनाते हैं और फसल को उगने में, उसे फलने फूलने में उसकी सहायता करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि फसल मिट्टी में अलग अलग गुण होते हैं, हर फसल के लिए एक अलग गुण वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो मिट्टी के गुणों पर भी फसल की जो उपजाऊपन है वो निर्भर करता है। फसल के उगने में इसके साथ साथ प्रकृति का कौन सा तत्व है? सूरज की किरणें। अर्थात सूरज की किरणें या ताप, धूप और साथ साथ क्या? हवा की थिरकन। हवा की थिरकन का मतलब है कि हवा के द्वारा ही जो मिट्टी के कण हैं एक जगह से उठ करके दूसरी जगह पर पहुंचते हैं। तो हवा की थिरकन और उसकी जो नमी है उसका योगदान भी फसल को उगाने में सहायक है। तो कवि ने यहाँ पर बता दिया है कि फसल क्या है और स्वयं ही उसका उत्तर दिया है कि वह नदियों के जल का जादू है, मनुष्य के स्पर्श की महिमा है फसल। सूरज की किरणों का रूपांतर, इसके साथ साथ कवि ये कहता है कि फसल जो है वह सूरज की किरणों का रूपांतरण है, क्योंकि भोजन के रूप में तभी फसल बनकर तैयार होती है जब उस पर एक अनुपातिक रूप से धूप की किरणें, धूप पड़ती है, उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है, तभी वो फसल पक कर तैयार होती है। इसी से वे बढ़ती है और विकसित होती है और बहुत अच्छी फसलें तभी होती हैं जब उस पर धूप पड़ती है। इसी प्रकार हवा के स्पर्श से फसलें फलती फूलती हैं और फसलों के लिए क्या ज़रूरत है? हवा भी ज़रूरी तत्व है प्रकृति का। इस तरह फसलों को पोषित करने में प्रकृति के विभिन्न जो उपादान हैं, हवा, धूप, मिट्टी, नदियों का जल और साथ साथ मनुष्य का श्रम, ये सभी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और एक अच्छी फसल बनकर तैयार होती है। तो बच्चों, इस प्रकार कवि ने बताया है कि ये जो फसल है अर्थात ये जो सृजन है मनुष्य का, वह मानव यानी मनुष्य, किसानों और प्रकृति के आपसी सहयोग पर ही निर्भर करता है। ठीक है, ये जो सृजन है, ये जो फसल है, ये मनुष्य और प्रकृति के आपसी सहयोग पर निर्भर करता है और तभी हमें अच्छी फसल प्राप्त होती है। तो इस तरह बच्चों, ये जो कविता है फसल, इसका ये पूरा सार था, प्रतिपाद्य था। आशा करती हूँ कि आपको ये फसल कविता समझ में आ गई होगी, इसका भावार्थ समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में मैं इसका एक पंक्ति का अर्थ बताने का प्रयास करूँगी ताकि और अच्छी तरह से आपको ये कविता समझ में आ जाए। इसी के साथ मैं अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।